सुनते ही मोहित अब एकदम से शॉक्ड हो गया और हैरानी के साथ बोला, प्रिंस, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम क्या कह रहे हो? उसका यूट्रस निकलवाने के लिए, और वो भी बिना उसे पता चले? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगेगी। इसके जवाब में प्रिंस ने बिना किसी भाव के ठंडे स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानता हूं कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। मोहित ने फिर कहा, लेकिन हम मेडिकल से भी उसे ठीक कर सकते हैं। एक बार फिर से सोच लो प्रिंस, यूट्रस निकलवाना बहुत बड़ी बात होती है, और जिस तरह तुम्हारा पागलपन है, हमें तो बेचारी मन्नत के लिए भी डर लग रहा है। प्रिंस फिर उसी बर्फ जैसे लहजे में बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी कि तुम मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र करो। उसकी फिक्र के लिए मैं अभी जिंदा हूं, और तुमसे बस जितना कह रहा हूं उतना करो। यह ऑपरेशन इसी एक हफ्ते के अंदर होना चाहिए। इसके बाद वो हमेशा के लिए सिर्फ मेरी होगी, और हमारे बीच कभी फ्यूचर में कोई नहीं आएगा। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएंगे। मोहित ने यह सब सुनकर हैरानी से कहा, तो मतलब तुमने पूरी तरह से सोच लिया है कि तुम्हें क्या करना है? प्रिंस ने उसी भावहीन अंदाज में कहा, हाँ, मैंने तो उसी दिन सोच लिया था जिस दिन तुमने मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाई थी, और उसी दिन फैसला भी कर लिया था कि आगे क्या करना है। अब बस तुम्हें मेरा काम करना है। मोहित ने फिर कहा, लेकिन अगर मन्नत को गलती से भी पता चला कि तुमने उसकी बॉडी के साथ क्या किया है, तब क्या होगा? कुछ सोचा है इसके बारे में? प्रिंस ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, पहली बात तो उसे ये बात कभी पता नहीं चलेगी, और दूसरी बात, अगर पता चल भी गई तो मैं जानता हूं कि उसे कैसे हैंडल करना है। अब तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। यह कहकर प्रिंस ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल डायल कर दिया। मोहित बस हैरानी के साथ उसकी बातें सुनता रहा। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे शाम हो गई। सिया मन्नत का हाथ पकड़कर उसे नीचे हॉल में लाई। उसने उसे सुबह की बात याद दिलाई और प्यार से बोली, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। मन्नत ने बस हल्के से सिर हिला दिया। तभी सुहानी अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर आती है और बोली, मन्नत, हे गॉड, तुम यहाँ हो। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मन्नत ने सवालों भरी नजरों से उसकी तरफ देखा तो सुहानी ने मुस्कुराकर बोली, एक्चुअली बात यह है कि दो दिन बाद मेरी प्रिंस के साथ मंगनी होने वाली है। इसमें मॉम डैड भी आएंगे, और 2 दिन बाद हमारी शादी भी ऑफिशियल तरीके से तय हो जाएगी। इसकी खबर पूरी मीडिया में भी जाएगी। मैं उसी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ और तैयारी भी कर रही हूँ। इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो बताओ, 2 दिन बाद आपने रोके की रस्म पर मैं कौन कौन सी ज्वेलरी पहनूं? ये कहते हुए उसने ज्वेलरी बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। मन्नत का चेहरा एकदम से उतर गया। वह बस सुहानी को देखती रह गई। तभी सिया हाथ में जूस लेकर आई और मन्नत को देते हुए सुहानी से बोली, सुहानी बेटा, ये इतनी सारी ज्वेलरी क्यों बिखेरी हैं? सुहानी ने शर्माते हुए कहा, एक्चुअली मैं अपनी नंद से अपने रोके के बारे में डिस्कस कर रही थी। मन्नत, जिसने अभी जूस का घूंट ही लिया था, नंद शब्द सुनते ही जूस उगल बैठी और खांसने लगी। सिया और सुहानी तुरंत घबरा गई। सिया ने उसका पेट सहलाते हुए कहा, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आराम से पियो, अभी तुम्हारा गला ठीक नहीं हुआ है। मन्नत ने खुद को संभालते हुए धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन सुहानी को अजीब नजरों से देखती रही। तभी सिया ने मुस्कुराकर बोली, लगता है आगे चलकर तुम दोनों नंद भाभी की बहुत बनने वाली है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब बस 2 दिन बाद
रोके की रस्म हो जाए, जिसमें चारों तरफ से बात फैल जाएगी कि हमारे प्रिंस की शादी होने वाली है और इसी हफ्ते इंगेजमेंट करेंगे। उसके 15 दिन बाद शादी, क्योंकि अब मैं शादी को ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहती हूँ। यह सुनकर पता नहीं क्यों मन्नत का दिल अचानक बेचैन हो उठा। वह झट से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसकी हरकत देखकर सुहानी और सिया हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। सुहानी ने फिक्र भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ मन्नत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मन्नत ने बस हल्के से कमरे की तरफ इशारा कर दिया। यह देखकर सिया ने कहा, लेकिन बेटा तुम तो काफी देर से कमरे में ही थी, वहां बोर हो जाती, इसलिए तो मैं यहाँ तुम्हें लेकर आई हूँ। तो अब फिर से कमरे में क्यों जाना चाहती हो? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, या हमारी बातें पसंद नहीं आ रही? यह सुनकर मन्नत ने हल्का सा खींचते हुए कहा, हाँ, नहीं, अच्छी नहीं लग रही। मुझे किसी की बातें नहीं सुननी, मुझे किसी की नज़र में नहीं रहना, मुझे किसी को अपनी भाभी नहीं बनाना। लेकिन यह कहते कहते उसके चेहरे पर अचानक चुप्पी छा गई। सुहानी ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, शायद इसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आप ऐसा कीजिए, इसे कमरे में ले जाइए, मैं खुद प्रिंस के पास जाकर अपने इयररिंग्स ठीक करवा लूंगी। आखिर वो मेरे होने वाले पति हैं, इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। सुहानी की यह बात सुनते ही मन्नत के चेहरे के हाव भाव बदल गए। अगले ही पल वह चुपचाप फिर से अपनी जगह बैठ गई और इयररिंग्स उठाकर उन्हें ध्यान से देखने लगी। उसकी यह हरकत देखकर सुहानी और सिया दोनों कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि आखिर वह क्या सोच रही है। फिर अचानक मन्नत ने एक इयररिंग्स सुहानी की तरफ बढ़ा दी और अपने हाथ से ओके का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ, तुमने खुद ठीक कर दिया। अब मुझे प्रिंस के पास नहीं जाना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, यह डिजाइन मुझे भी बहुत पसंद थी, अब मैं यही पहनूंगी। मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और सिया भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर मन्नत खुद को डांट रही थी, पागल लड़की, तुम तो कमरे में जाने वाली थी, फिर अचानक ज्वेलरी क्यों देखने लगी? तुम्हें क्या हो रहा है? अगर ऐसी ही रही तो सच में इस बीमारी की वजह से पागल हो जाओगी। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसके चेहरे से अब सारा रंग उड़ गया था। तभी वहां पर एक भारी सी आवाज गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? उस आवाज को सुनते ही सबकी नजरें गेट की तरफ घूम गईं।